जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय महला स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपने परिवार संजय महला पर। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी रेगुलर लाइव क्लास चल रही है, उस रेगुलर क्लास का आज का सेशन शुरू हो गया और सभी बच्चे जुड़ जाएं और एक बार सब क्लास को शेयर कर दें और फिर आराम से पढ़ाई करो आनंद के साथ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन देखो, ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। जैसा कि आप देख रहे हो कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक ए में आपके पास है वर्गीज कुरियन, ब में एम एस स्वामीनाथन, स में नॉर्मन बोरलॉग और द में कोई नहीं। जल्दी से आंसर करो इसको कि भारत की नहीं पूछ रहा है, ये डायरेक्ट दे रखा है इसने, थोड़ा ये ध्यान दे देना। भारत नहीं है इसके अंदर कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है और लगभग जल्दबाजी गलत करके आओ थे, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ना है और उसके बाद सोच समझकर आंसर देना है। तो जिसने भी इसका स आंसर बताया है उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें दोस्तों हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति आपकी है। इस हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति की शुरुआत है वो दोस्तों 1966-67 के अंदर आपकी मनीला फिलीपींस के अंदर होती है। मनीला फिलीपींस के अंदर आपकी हरित क्रांति की शुरुआत होती है और किसके द्वारा की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है, नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। हरित क्रांति का संबंध पूछे आपसे कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, हरित क्रांति का संबंध पूछे तो याद रखना संबंध किससे है, खाद्य फसल के उत्पादन में वृद्धि करना। खाद्य फसल यानी खाने वाली फसल में, और खाद्य फसल में भी मुख्यतः किससे है इसका संबंध, तो मुख्यतः इसका संबंध किससे है दोस्तों, गेहूं से है। किससे है, गेहूं से। रह जाएगा याद कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, खाद्य फसलों से, और खाद्य में भी कौन सी से, गेहूं से। किससे, गेहूं से। तो ये आपकी हरित क्रांति थी। बात करें वर्गीज कुरियन की, तो दोस्तों याद रखना श्वेत क्रांति का जनक, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, वर्गीज कुरियन का। क्वेश्चन आ जाए कि भारत में हरित क्रांति का जनक, क्रांति का जनक, तो भारत में हरित क्रांति का जनक दोस्तों कौन है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, आपका एम एस स्वामीनाथन। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ, समझ में आ गो, एक बार हाँ कर दो फिर आगे चला। हरित क्रांति डायरेक्ट आ जाए कि हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग। यदि क्वेश्चन दे कि भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन, श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन, विश्व में कहां से शुरू हुई थी, मनीला फिलीपींस से, संबंध किससे है, खाद्य फसल से, या खाद्य फसलों में भी किससे है, गेहूं से। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हो कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, आपके सामने क्वेश्चन है। ए में गुरु नानक देव, ब में रामदास, स में अर्जुन देव और लास्ट में आपका गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताओ और मन लगा इको आंसर है जो थे सही देशो कि सिख धर्म को अंतिम गुरु कौन हो, तो जको भी गुरु गोविंद सिंह जवाब दियो है भी को बिल्कुल क्यों जागो सही हो जागो। बात करें गुरु नानक देव की, तो गुरु नानक देव याद रखना सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म के
संस्थापक। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। याद रखना इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी, तलवंडी जो वर्तमान में आपका पाकिस्तान के अंदर, तलवंडी पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था और इन्हीं के द्वारा सिख धर्म की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी दोस्तों। उसके बाद बात करें रामदास की, रामदास की बात करें दोस्तों तो याद रखना रामदास थे, ये सिखों के चौथे गुरु थे। सिखों के कौन से गुरु थे? चौथे गुरु थे। और याद रखना इन्होंने पहला काम किया था, जो गुरु का पद होता है, गुरु पद को वंशानुगत कर दिया। गुरु पद को वंशानुगत किसने किया? तो रामदास ने। तीसरा जो इससे क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि अमृतसर शहर किसने बसाया? अमृतसर शहर किसके द्वारा बसाया गया? तो अमृतसर शहर किसके द्वारा बसाया गया? तो याद रखना किसने बसाया था? गुरु रामदास ने। उसके बाद याद रखना अमृतसर के अंदर जो आपका स्वर्ण मंदिर है उसकी नींव किसने रखी? नींव रखी, तो वो भी किसने रखी थी? रामदास ने। रह जाएगा कि सिखों का चौथा गुरु कौन था? रामदास था। गुरु पद को वंशानुगत किसने किया? रामदास के द्वारा। अमृतसर शहर किसने बसाया? रामदास के द्वारा बसाया गया। स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी? रामदास ने। याद रखना स्वर्ण मंदिर की जब नींव रखी गई तो इसके लिए जमीन किसने दी थी? अकबर ने दी थी। और जब इसका निर्माण हुआ था तो अकबर ने 5 क्विंटल सोना दिया था स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए। चारों तरफ से क्या है? सोने की परत है इसके ऊपर, इसीलिए तो इसको स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के अंतिम व 10वें गुरु थे। 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह क्या करते हैं? नंबर 1 तो खालसा पंथ की स्थापना। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई। फिर जो गुरु का पद, गुरु पद की वंशानुगता को समाप्त कर दिया। को क्या कर देंगे? ये समाप्त कर देंगे। तो गुरु पद की वो जो वंशानुगता थी उसको शुरू कौन करता है? आपका चौथा गुरु रामदास। और इनको बंद कौन कर देगा? तो याद रखना किसके द्वारा कर दिया जाएगा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा कर दिया जाएगा। याद रखना दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह। जोरावर सिंह और फतेह सिंह। होता क्या है दोस्तों? इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है किसके द्वारा? सरहिंद का नवाब था, नवाब उसका नाम था वजीर। वजीर खान ने इनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके बताते हैं इन दोनों शहजादों को एकदम ठंडे बुर्ज में रखा। ठंडे बुर्ज में इनको क्या किया जाता है दोस्तों? रखा जाता है। कितने दिन? 3 दिन और 2 रात इनको रखा गया। इन पर दबाव बनाया गया कि तुम इस्लाम धर्म कबूल करो, लेकिन इन दोनों ने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। फिर लास्ट में क्या होता है दोस्तों? वजीर खान जोरावर सिंह और फतेह सिंह दोनों को क्या करता है? जिंदा दीवार के अंदर चिनवा देता है। लेकिन इन्होंने फिर भी इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो बताते हैं दोनों शहजादों को अंतिम संस्कार के लिए जमीन नहीं दी गई। इनके लिए जमीन कौन खरीदता है? तो वो जमीन खरीदता है टोडरमल। और बताते हैं कि टोडरमल ने दोनों नवाबों का अंतिम संस्कार किया जाए उतनी जमीन के अंदर सोने की स्वर्ण मुद्राएं बिछाकर उस जमीन को खरीदा था। विश्व में यदि सबसे कोई महंगी जमीन बिकी है तो वो अपने भारत के अंदर बिकी है। और वो किसने खरीदी थी? टोडरमल के द्वारा। जो टोडरमल कौन थे? अकबर के वित्त मंत्री थे, उनके द्वारा खरीदी गई थी। और खरीदी किससे गई थी? वजीर खान से। 78,000 सोने की मुद्राएं दी थी 4 गज जमीन लेने के लिए टोडरमल ने। और फिर इन दोनों शहजादों का क्या करता है? उस जगह पर अंतिम संस्कार करता है। तो ये थे 2 गुरु गोविंद सिंह के पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह। प्रतिवर्ष
इनकी याद में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाते हैं। प्रतिवर्ष क्या करते हैं? 26 दिसंबर को जोरावर सिंह और फतेह सिंह की याद में क्या मनाते हैं? वीर बाल दिवस मनाते हैं। रह जाएगा दोस्तों याद कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के अंदर याद रखना 10 गुरु हुए थे। अंतिम कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और गुरु पद की वंशानुगता थी उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। उसके बाद याद रखना अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। 5वें गुरु आपके कौन थे सिखों के? तो 5वें गुरु आपके कौन थे? अर्जुन देव थे। और याद रखना अर्जुन देव है, इन्हीं के द्वारा जो आपका ये था स्वर्ण मंदिर, इसका निर्माण क्या करवाया जाएगा? पूरा करवाया जाएगा। याद रखना अर्जुन देव है, इनकी हत्या कौन करवाता? तो इनकी हत्या कौन करवा देता है? जहांगीर करवाता है। इनकी हत्या किसके द्वारा करवा दी जाती है? जहांगीर के द्वारा। अर्जुन देव है, इन्होंने याद रखना गुरु ग्रंथ साहिब लिखा था। कौन सा? गुरु ग्रंथ साहिब किसने लिखा? तो गुरु ग्रंथ साहिब अर्जुन देव के द्वारा लिखा गया। किस लिपि में? गुरुमुखी लिपि के अंदर लिखा गया। तो गुरुमुखी लिपि के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब किसने लिखा था? तो किसके द्वारा लिखा गया था? अर्जुन देव के द्वारा लिखा गया था। रह जाएगा दोस्तों याद। रामदास सिखों के चौथे गुरु थे, याद रखना। और सिखों के चौथे गुरु ने पद को क्या कर दिया था? वंशानुगत कर दिया था। अमृतसर शहर किसने बसाया? रामदास ने। याद रखना रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? तो वो भी आपका कहां पर है? अमृतसर के अंदर। फिर सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव। जन्म तो इनका जन्म कहां पर हुआ था? तलवंडी पाकिस्तान के अंदर हुआ था। दोस्तों ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ले लियो। चला आगे, आ जाओ भाई। ये लो सती प्रथा। क्वेश्चन क्या आपका कि सती प्रथा पर रोक लगाने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन ढंग से पढ़ना कि सती प्रथा पर रोक लगाने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? आपके सामने पहला है वेलेजली। क्या है? वेलेजली। सही होगा या गलत होगा? कमेंट करो जल्दी। दूसरा है लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या सही है या गलत है? जल्दी कमेंट करके बताओ। तीसरा इरविन और चौथा कैनिंग। जल्दी से कमेंट करो कि ये राइट आंसर इसका क्या होगा। बार बार एग्जाम के अंदर बार बार आता है ये क्वेश्चन कि सती प्रथा पर रोक लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी से बताओ। सती प्रथा दोस्तों, सती प्रथा भारतीय समाज में एक कुप्रथा थी। इसमें क्या होता था? पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी होती थी, उस पत्नी को पति की चिता के साथ जलाकर क्या कर दिया जाता था? समाप्त कर दिया जाता था। उसकी चिता के साथ ही पत्नी की चिता जला दी जाती थी। होता क्या था? जो जिसका पति मर जाता था उसकी पत्नी है उसको अर्थी के ऊपर बैठाती, साधारण भाषा बोला तो पलाथी मार की बैठा देता। और पलाथी मार की बैठाया बाद में विवाह आदमी को सिरोबी की गोद में रख देता। और गोद में रखा बाद में क्या करता? अर्थी का लोह लगाता वास्ते और वो जल रही है। पास में शंख ढोल नगाड़े ये बजाते थे ताकि, क्योंकि वो जिंदा जब जलेगी तो चिल्लाएगी, तो पास में ढोल नगाड़े शंख बजते थे ताकि किसी को ये इसकी आवाज सुनाई ना दे। तो दोस्तों जिंदा जलना कितना कष्टदायी होता है। देखो ये कुप्रथा कहां पर थी? हमारे समाज में थी। और इसको प्रतिबंधित किसने किया था? तो किस गवर्नर जनरल ने किया था? याद रखना किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। कब किया गया था? तो दोस्तों याद रखना 1829 के अंदर इसको क्या किया गया था? बंद किया गया था। सती प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक किसके प्रयासों से लगी? किसके प्रयासों से लगी? तो किसके प्रयासों से लगी थी? तो याद रखना राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगी थी। राजा की इनको उपाधि है वो दी थी अकबर द्वितीय ने।
अकबर द्वितीय के द्वारा इनको क्या दी गई थी, राजा की उपाधि दी गई थी, याद रखना। और इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक कौन लगाता है, तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखना सती का सबसे बड़ा मंदिर, सती का सबसे बड़ा मंदिर कहां पर है, तो दोस्तों सती का सबसे बड़ा मंदिर अपने झुंझुनू के अंदर है। कहां पर है दोस्तों, अपने झुंझुनू के अंदर सती का सबसे बड़ा मंदिर आपका कहां पर है, तो सती माता का सबसे बड़ा मंदिर कहां पर है, झुंझुनू के अंदर है। झुंझुनू में भी कटे है, मोतीलाल कॉलेज का समय ताल का माइन है, याद रखना। भाद्रपद अमावस्या को इसका क्या लगता है, विशाल मेला लगता है, याद रखना। सती माता जिसका मूल नाम क्या था, नारायणी देवी। क्या था, नारायणी देवी। इनके पति का नाम क्या था, तनधन दास। हिसार के नवाब थे, वो इनके पति को मार देते हैं, तो नारायणी देवी क्या करती है, बदला लेती है, त्रिशूल रखती है और त्रिशूल से उन सब नवाबों को मार देती है। नवाब तो नहीं था, पर नवाब के बेटे थे जिन्होंने इसके पति को मारा था, उनके बेटों को मार देती है। और आज भी आप इसके मंदिर में जाओगे ना, तो त्रिशूल की पूजा होती है। क्यों सर, त्रिशूल की पूजा होती है ना, त्रिशूल की पूजा होती है। रानी सती के मंदिर में आप जाओगे तो एक बार आपने रानी सती को मंदिर देख के आए हो। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है हमारे यहाँ पर झुंझुनू के अंदर, रानी सती माता का। तो जाना, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो आपके कुष्ठ रोग होते हैं उनका इलाज होता है। मतलब कोई का दाद होगा, कोई का मस होगा, अभी क्या करी सती माता का नहीं, हाथ जोड़ की कलसी डाल दी है सती माता, मेरी यह बीमारी मेटी, और बताते हैं कि उनका सही हो जाता है। कद दीतवार आदिन, दीतवार आदिन भी सती माता का नहीं मुंडो करके कलसी डाल दियो कि हे सती देवी माता, मेरे कोई दाद है, कोई खाद चाल रही है, कोई का मस है, कोई भी है, तो कलसी डाल दियो। और दीतवार ने जाके माता का भारी बुरी काट दियो और चुनरी चांदड़ी होगा उड़ा दियो, और थारा एकदम के हो जाओगा, टन हो जाओगा। डॉक्टरों के पास भी इलाज नहीं है, वो इलाज हमारे यहाँ पर सती देवी कर देती है। फिर वेलेजली की बात करें तो शिशु वध पर इन्होंने रोक लगाई। शिशु वध 1798 से लेकर 1805 के बीच इन्होंने शिशु वध पर रोक लगाई, यानी बच्चों को मारने पर इसने क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। एरविन की बात करें तो इनके समय पर शारदा एक्ट बना था। शारदा एक्ट किससे था, बाल विवाह से, बाल विवाह से था। और बाल विवाह के अंदर, इसके अंदर शारदा एक्ट में क्या था, इसमें लड़के के विवाह की उम्र क्या थी, लड़के के विवाह की उम्र क्या थी, तो विवाह की उम्र इसके अंदर थी आपकी कितनी, 18। और लड़की की कितनी थी, तो लड़की की आपकी कितनी थी, 14 थी। कितनी थी, 14 थी। जो वर्तमान में आपकी कितनी हो गई है, 21 और 18, 21 और 18 वर्ष वर्तमान में जो है ना, 21 और 18 वर्ष, वो कितनी थी, तो कितनी थी, शारदा एक्ट के तहत लड़के की 18 होनी चाहिए और लड़की की कितनी होनी चाहिए, 14 होनी चाहिए। कैनिंग विधवा विवाह अधिनियम पारित किया। विधवा विवाह अधिनियम किसने पारित किया था, तो किसने किया था, कैनिंग ने किया था। विधवा विवाह अधिनियम किसने बनाया, तो बनाया किसने था, डलहौजी। किसके द्वारा बनाया था, गया था, तो डलहौजी के द्वारा बनाया गया था। और याद रखना विधवा विवाह को बढ़ावा देना या किसके प्रयासों से बना था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। रह जाएगा याद कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का संबंध किससे है, तो विधवा विवाह से है। इरविन के समय शारदा एक्ट बना, शारदा एक्ट का संबंध किससे था, बाल विवाह से। लॉर्ड विलियम बेंटिक जिसने राजा राम मोहन राय के प्रयासों से क्या किया था, सती प्रथा पर रोक लगाई थी। वेलेजली जिन्होंने शिशु वध था उसके ऊपर रोक लगाई थी। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, समझ में आ गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आपका, आ गई बार
जजिया कर को समाप्त किस राजा ने? जजिया कर को समाप्त करने वाला राजा कौन था? पहली बात तो ये देखो, जजिया कर था क्या? जजिया कर क्या था? तो याद रखना, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। और याद रखना, जजिया कर है गैर मुसलमानों से अर्थात हिंदुओं से लिया जाने वाला क्या था? कर था। और ये कर किसने समाप्त किया था? ए में दोस्तों अकबर, ब में कासिम, स में फिरोज शाह तुगलक और लास्ट में औरंगजेब। इसका आंसर जल्दी से बताओ, जल्दी से दो को आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड अकबर, वेरी गुड। 1564 के अंदर इसको अकबर द्वारा समाप्त कर दिया गया था। सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र से वसूला। तो जजिया कर वसूलने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम याद रखना, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरबी, तुर्क या मुसलमान था। कब आक्रमण करता है? तो आक्रमण कब करता है? 712 ईस्वी में। कहां पर करता है? तो कहां पर करता है ये दोस्तों याद रखना, सिंध क्षेत्र पर करता है। और सिंध के राजा थे दाहिर। दाहिर को पराजित करके वहां से क्या वसूलता है? सबसे पहले जजिया कर वसूलता है। अब होता क्या था, जो जजिया कर था, ये जजिया कर एक तो ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, और एक ये अपाहिजों से नहीं लिया जाता था। एक तो ब्राह्मण पंडिताग्नु कौन लेता, और एक अपाहिज जो लंगड़ो, लुल्लो, बैरो, कानो, ये वन है, इनसे नहीं लिया जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक पहला बादशाह था जिसने ब्राह्मणों से जजिया कर लिया। ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला पहला बादशाह कौन था? फिरोज शाह तुगलक। बात करें औरंगजेब की तो दोस्तों 1679 के अंदर जजिया कर को पुनः लागू कौन कर देता है? तो पुनः लागू कौन कर देता है? आपका औरंगजेब कर देता है। यह आपका जजिया कर था, याद रखना, गैर मुसलमानों अर्थात हिंदुओं से लिया जाता था, ये ब्राह्मणों अपाहिजों से नहीं लिया जाता था। याद रखना, समाप्त किसने? 1564 के अंदर अकबर ने। सर्वप्रथम किसने लिया? कासिम ने। कहां से? सिंध क्षेत्र से। याद रखना, कासिम ने भारत पर आक्रमण 712 ईस्वी में। क्वेश्चन आ जाए, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरबी, तुर्क या मुसलमान कौन था? कासिम था। फिर ब्राह्मणों से जजिया कर सर्वप्रथम किसने लिया? फिरोज शाह तुगलक। याद रखना, जजिया कर को पुनः लागू किसने कर दिया था? औरंगजेब के द्वारा। चले अगले क्वेश्चन की ओर। ये आ गया, आगरा का लाल किला किसने बनाया? आगरा का लाल किला। लाल किला भारत के अंदर दो है, याद रखियो। कितना है? दो। एक तो दिल्ली का मायना और एक कठिया था आगरा। तो आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां, अकबर, ऐबक और सिकंदर लोदी। जल्दी से बताओ को उत्तर क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबका सही। अठे ऑफलाइन में तो एक ही पर्सन कौन बताओ मेरी यारो, हर अठे मन लगे थे गूगल की बीमरी बांध रखी है ना। तो याद रखियो, जको भी बताओ अकबर भी को क्या हो जाएगा? सही हो जाए कि आगरा को लाल किलो कौन बनाए हो? अकबर। दिल्ली को लाल किलो कौन बनवाए हो? दिल्ली का लाल किला। तो दिल्ली को लाल किलो कौन बनवाए हो?
शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। ऐबक के द्वारा जो इमारत बनाई गई थी उसमें नंबर 1 आती है कुवैत उल क्या करो गुरुजी की जिम्मेदारी है मस्जिद। ये पहली मस्जिद थी भारत की। तो भारत की पहली मस्जिद कौन सी थी? कुवैत उल इस्लाम मस्जिद। कहां पर है? तो ये कहां पर है? दिल्ली के अंदर ऐबक ने बनवाई। दूसरा कुतुब मीनार कहां पर है? दिल्ली के अंदर। सबसे ऊंची मीनार ऐबक ने बनवाई। तीसरा 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? अजमेर राजस्थान में। ये 3 इमारत किसके द्वारा बनाई गई थी? व्हाट्सएप चलाओ। पुलवामा अटैक क्या हुआ? क्या बात है? 14 फरवरी वाला है जो पुलवामा अटैक हुआ था दोस्तों। और आज मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं सब बच्चों की स्टेटस देखता हूं तो सब बच्चे वैलेंटाइन डे को भूल गए और सबकी डीपी व्हाट्सएप हो इंस्टाग्राम हो सब पुलवामा अटैक ब्लैक डे अपने शहीदों को जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आज ऊपर से वो देखते होंगे तो उन्हें भी गर्व महसूस होता होगा कि यार वास्तव में हमारे देश के जो युवा हैं उनके दिलों में हम हैं। आज हमने वैलेंटाइन डे को भुला दिया, यूरोपीय संस्कृति को पीछे छोड़ दिया और आज हमारे दिल में हमारे जवान, हमारे शहीद भाई, फौजी भाई। तो दोस्तों हमारे फौजी भाइयों को ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहिए, उन्हें प्यार और उनका हौसला निरंतर बढ़ाते रहिए। वतन से मोहब्बत वो इस कदर निभा गए, वतन से मोहब्बत वो इस कदर निभा गए, मोहब्बत के दिन वतन पर जान लुटा गए, मोहब्बत के दिन वो वतन पर जान लुटा गए। क्या बात है! पुलवामा शहीदों को नमन। देखो जीता तो हर कोई है, मौत हर किसी की आती है, लेकिन वो तिरंगे के अंदर लिपट कर जब आता है ना तो हर आदमी का सपना होता है कि भाई एक ना एक दिन वो मेरे देश के काम हो। यार फौजी भाइयों के लिए बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, कोई भी शब्द नहीं है। आज हम आराम से बेझिझक घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो हमारे फौजी भाई हैं जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित रात के अंदर बढ़िया खराटा ले लेके सोआ। सलूट है उन मेरे सब भाइयों को। ऐबक कुवैत उल इस्लाम मस्जिद, पहली मस्जिद भारत की, कहां पर? दिल्ली के अंदर। कुतुब मीनार किसने बनवाया? ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? अजमेर के अंदर। ये पहले संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी दोस्तों। सिकंदर लोदी, इसने आगरा शहर बसाया। आगरा शहर किसने बसाया? तो आगरा शहर बसाया। तो आगरा शहर किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने। 1504 से लेकर 6 के बीच आगरा शहर बसाया। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं देंगे इसमें। चलते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये आओ कि आप लोग आजा तो मेरी आ रहे हैं तो ये 12 होगा। कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता? तो भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता? आपके सामने उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। जल्दी से कमेंट। क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना, क्वेश्चन में अच्छा है कि नेपाल के साथ कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता। तो जिसने भी अरुणाचल प्रदेश बताया है उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बदलो मत जगह दे दिया आंसर भाई माने जाएगा। एक बार जो को घोड़ियों टिक कर दियो या क्लिक कर दियो तो वो कर दियो। तो अरुणाचल प्रदेश नहीं बनाएगा दोस्तों। नेपाल के साथ हम बात करें तो याद रखना
एक ट्रिक है, याद रखना, यूपी 20 खंड, यू से उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार, सिक्किम और उत्तराखंड। भारत के ये राज्य क्या करेंगे, नेपाल के साथ सीमा बनाएंगे। तो याद रखना, अरुणाचल प्रदेश से सीमा नहीं बनाता है, रह जाएगा याद। चले अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? आज तो बड़ा यार ये पर्सन जोग्राफी है दे दिया। गुरुजी आइसक्रीम क्या बंदा अब गई ना यार, वो शब्द गड़बड़ी है यार, कई दिन लगेगा एडजस्ट होता। बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो बांग्लादेश के साथ सीमा कौन सा नहीं बनाता है? ए में आपके पास असम, ब में मिजोरम, स में त्रिपुरा और द के अंदर मणिपुर। जल्दी से बताओ करो कि असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर में कौन सा राज्य है वो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता? तो बांग्लादेश, याद रखना, एक देता दो मथन बता दो, 4096 किलोमीटर की अपने साथ सीमा बनाता और सर्वाधिक क्या करता है? सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा? बांग्लादेश। और एक क्वेश्चन आपके आता है कि जो आपका ये त्रिपुरा राज्य, ये बता देता हूं, तीन ओर से घिरा हुआ है, किससे? बांग्लादेश से। तो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ अपना राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा। अब बताओ, एक तो मत हारो, त्रिपुरा तो बता दियो कि तो लगेगी। अगला बताओ, तो जिसने भी दैव दिया आंसर उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर। और एक बार सब मिलकर क्लास शेयर कर दो, क्लास शेयर करो। थे नहीं शेयर करेगा तो कौन शेयर करोगे? तो करो, क्लास शेयर करो। बात करें बांग्लादेश के साथ कौन कौन से बनाते हैं, तो याद रखना ट्रिक है, आ मित्र मेरे, आ मित्र मेरे। आ से आपका क्या हो जाएगा? असम, मी से आपका मिजोरम, त्र से आपका त्रिपुरा, मे से आपका कौन सा? मेघालय। ये दोस्तों आप ट्रिक याद रखना, आ मित्र मेरे, इसे क्या हो जाएगा? आपका बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले भारत के राज्य आ जाएंगे। आ से आपका क्या हो जाएगा? असम, मी से आपका मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, मे से मेघालय। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेता नहीं एक बार शेयर चेप दो। ले लियो स्क्रीनशॉट, बस चला दो आगे। चल भाई, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, बट आज जोग्राफी चेप रखिए। कौन बनाए गुरुजी पेपर? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कौन सी पहाड़ियां मिलाती हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कौन सी पहाड़ियां मिलाती हैं? विंध्याचल, नीलगिरी की पहाड़ियां, सह्याद्री की पहाड़ियां और जावादी की पहाड़ियां। कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, उसको कौन सी नदियां मिलाती हैं? विंध्याचल की, नीलगिरी की, सह्याद्री की और जावदी की। जल्दी से कमेंट करो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली जो आपकी पहाड़ियां हैं वो कौन सी हैं? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कौन सी मिलाएगी? आपके सामने ऑप्शन है विंध्याचल, नीलगिरी, सह्याद्री और जावदी पहाड़ियां। जल्दी से बताओ, जिसने भी ऑप्शन ये बताया है बिल्कुल उसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली पहाड़ियां कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां आपकी कहां पर है? तो कहां पर है? कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर। कर्नाटक और
तमिलनाडु के अंदर आपकी ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, ये क्या करेंगे, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को क्या कर देंगी, आपस में मिला देंगे। विंध्याचल पर्वत याद रखना पूर्व से पश्चिम भारत का सबसे लंबा पर्वत। दूसरी याद रखना उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत का ये क्या करता है, विभाजन करता है। यानी उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में कौन सा है, तो याद रखना विंध्याचल। सह्याद्री पर्वत है, ये याद रखना ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। कहां पर, महाराष्ट्र में। और याद रखना उत्तर से दक्षिण भारत का सबसे लंबा पर्वत, तो उत्तर से दक्षिण भारत का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, तो सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, सह्याद्री पर्वत जो महाराष्ट्र में। जावादी की पहाड़ियां आपकी कहां पर हैं, तो याद रखना तमिलनाडु में। कहां पर है, तमिलनाडु। रह जाएगा दोस्तों याद कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कौन सी पहाड़ियां मिलाती हैं, तो कौन सी मिलाती है, नीलगिरी की पहाड़ियां कहां पर है, कर्नाटक और तमिलनाडु में। याद रखना विंध्याचल पर्वत श्रृंखला कहां पर है, एमपी के अंदर, एमपी छत्तीसगढ़ में। और पूर्व से पश्चिम भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला और उत्तर और दक्षिणी भारत का विभाजन कौन करता है, तो विंध्याचल पर्वत करती है। तो रह जाएगा याद कि उत्तर और दक्षिण भारत को, उत्तर और दक्षिण भारत का विभाजन कौन सा करता है, तो उत्तर और दक्षिण भारत का विभाजन कौन सा करता है, तो आपका विंध्याचल पर्वत, सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में है। और उत्तर से दक्षिण भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जावादी की पहाड़ियां कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर है। समझ में आ रहा है ना, क्यों बेटू, अब आएगा मजा। आओगे गुरुजी, मजो आज बिना रुपया में आओ को मजो लाखा में। मजा की यही है, हंसते रहो, खेलते रहो, कूदते रहो, मौज में रहो। परेशान रहने से कौन सी चुनौतियां कम हो जाएंगी, जितने परेशान रहोगे उतनी चुनौतियां ज्यादा आएंगी। तो खेलते रहो, कूदते रहो। कहते ना जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो वो आदमी जबरदस्ती जिंदा है। क्यों सर, कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो वो आदमी जबरदस्ती जिंदा है। तो आपने तो ऑफलाइन क्लास में भी बैंक की टिकटॉक कौन देखूं गुरुजी, टिकटॉक है हमारी तो जुबान है ना, वह जुबान ही टिकटॉक है। ऑफलाइन क्लास लियो थे कना हटे तो थोड़ा ठीक होने लगे, सके सामने आ जाओ। तो सेद वंश का संस्थापक कौन था, सेद वंश का संस्थापक कौन था, सेद वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी और खिजर खां। जल्दी से आंसर बता दो कि सेद वंश का संस्थापक कौन था। हाँ गुरुजी बताओ, किस्मत अजमाओ, मारो तुक्का, तुक्का 3 बिल्कुल फुटेड़ी किस्मत। जिन गैगरीन है बोलू बने अब्बा किस्मत है गुरुजी की, तो थारी कौन सी याद है बताओ जल्दी से। याद रखना 2, ये भी बिल्कुल गुरुजी 2 बताए, 2 और 3 हाथ मत जोड़ो, बताओ कौन सा होगा, ते बताओ भाई कौन सा। याद रखना जिसने भी आंसर दिया है खिजर खां, गुरुजी हो पल्लो कर लाग रहा, तो जिसने भी खिजर खां दिया है उसका ये क्या होगा, सही हो जाएगा। याद रखना क्वेश्चन आ जाए कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश या मामूलिक वंश, मामूलिक वंश का संस्थापक कौन था, तो वो गुलाम वंश या मामूलिक वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी कौन सी थी, प्रारंभिक राजधानी लाहौर थी।
फिर जलालुद्दीन खिलजी, याद रखना, खिलजी वंश का संस्थापक, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक आपका कौन था? बहलोल लोधी खिजर खां। हो गया, एक बच गया आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, या कई बार आ जाता है गाजी तुगलक। गाजी की उपाधि धारण कर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र सुल्तान कौन था? तो कौन था आपका? गयासुद्दीन तुगलक। रह जाएगा, नॉर्मली याद है। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए थे, याद रखना, क्रम याद रखना। पहला हुआ था गुलाम, दूसरा था खिलजी, तीसरा, एक मान डट्टो यार। हाँ, अब पहला कौन सा था? गुलाम। दूसरा कौन सा था? खिलजी। तीसरा तुगलक। चौथा आपका कौन सा था? सैयद वंश। और पांचवा आपका कौन सा था? लोधी। कभी क्रम पूछ ले तो भी याद रखना, ये 5 वंशों ने राज किया था। क्लियर है क्वेश्चन? स्क्रीनशॉट मार दो एक बार। चले आगे। चला गुरु जी। सूरत किस शहर किस नदी पर है? और ठीक है आपको गुरु जी है वो थे बताओगा। सूरत शहर किस नदी पर है? वो कहते हैं ना कि लड़की है वो अक्लमंद होनी चाहिए। सूरत तो गुजरात में भी है। क्यों? 4 चंबल। सर ने चंबल बताया, बिल्कुल गलत। क्या होगा मेरे लाल? टाट कुचरा काम कौन चल रहा है? तो सूरत शहर किस नदी पर है? तो सूरत शहर याद रखना दोस्तों किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। किस नदी पर है? ताप्ती नदी के ऊपर स्थित है। गप्पा मारा तो यही हो साहब। जिसकी किस्मत अच्छी होती है ना उसी के सही होगी बे ना, तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ताप्ती नदी पर है। झेलम क्वेश्चन आ जाए, श्रीनगर शहर किस नदी पर है? तो श्रीनगर शहर किस नदी पर है गुरुजी? याद रख लियो कौन सी पर है? झेलम पर। ट्यूशन थारे कनाजिया जमशेदपुर। जमशेदपुर कौन सी नदी पर है? तो कौन सी नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। और आपनो कोटा शहर कटे है कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। तो बताओ गुरुजी थे राजस्थान का प्रश्न गलत कर रहे हो। आ तो धरती है जो थान झेल रहे के जी को मुंडो होता कर देता कि बोझ हो। चलो चलते हैं आगे। भारत के किस शहर को सिटी ऑफ जॉय? भारत के किस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है? भारत के किस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है? बताओ भाई जल्दी सी। करो करो कमेंट करो जल्दी सी कि भारत के किस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है? हो जाए पर क्लास हो जाऊं 10-15 मिनट में जाऊं। हाँ हाँ सिटी ऑफ जॉय। तो ये देखो सिटी ऑफ जॉय के नाम से किसी इंग्लिश यारो इंग्लिश थोड़ी आपने मैं हिंदी में जो तो मजा आओ इतना इंग्लिश का माइंड को नहीं आवे ना। एक तो थे कोई लड़की इनको आई लाइक यू, एक को भाईडी तू मन बहुत जोर की स्वरूप लाग गया मजा आयो ने थोड़ी फीलिंग आवे। एक कोई न खोते मेंटल इंग्लिश में अरे हिंदी में खो अपनी भाषा में बावड़ी आगे नहीं बूझ बावड़ी बूझ
कौन को कोई का टेंशन हो रही है तो अपला की ग्यार हो रही है जोर की, बोलते हैं या नहीं बोलते? अरे बताओ, बोलनी है कौन बोलनी? तो यही होता है। इंग्लिश में बोलो मैड, अपने हिंदी का माइन बोलो झालर। ओ झालर हटीना, इंग्लिश आगे मेड हटीना, और अपना ओ झालर हटीना। तो यही होता है दोस्तों, अपनी भाषा ने, अपनी भाषा का कोई मुकाबला ही नहीं है। तो सिटी ऑफ जॉय, बेंगलोर, कलकत्ता, श्रीनगर और पंचमढ़ी। गुरुजी जल्दी से बताओ, किस्मत अजमाओ थारी, मन दे रहा तारी किस्मत जमा, बढ़िया है। तो सिटी ऑफ जॉय के नाम से जिसने भी कलकत्ता बताया उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी कलकत्ता बताया उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। बेंगलोर, तो याद रखना इसको, एक तो बगीचों का शहर, बगीचों का शहर किसे कहते हैं? तो बेंगलुरु को। अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं? तो अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? तो अंतरिक्ष का शहर बेंगलोर को। श्रीनगर को झीलों का नगर, झीलों का नगर किसे कहते हैं? तो झीलों का नगर किसे कहते हैं? श्रीनगर को। याद रखना एक दो चीज और, 1000 झीलों का देश फिनलैंड। झीलों की नगरी, हाँ गुरु जी घुमेड़ा होते गएड़ा हो मैडम जिन परीक्षा दीवाना। उदयपुर, झीलों की नगरी उदयपुर, क्यों सही होंगे। फिर आपकी श्रीनगर किस पर? झेलम नदी पर झीलों की नगरी कहा जाता है। उसके बाद 1000 झीलों का देश फिनलैंड, झीलों की नगरी आपकी कौन सी? उदयपुर। अंतरिक्ष या बगीचों का शहर बेंगलोर, कोलकाता जिसको सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गो? चला आगे कौन सो यो लास्ट को? पंचमढ़ी, सतपुड़ा की रानी, सतपुड़ा पर्वत है वो, उसकी रानी किसको कहते हैं? पंचमढ़ी को कहते हैं। बस घबराया करो मत, बाबू है ना बाबू, सब कुछ एकदम थान टनाटन कर दूंगा। टांटिया ब्रांड, टांटिया ब्रांड कर दूंगा दे। यूपीएससी को तो आपा ठेको कौन लियो, लेकिन छोटन एग्जाम ही ना थारी, आर्मी होई, नेवी होई, एयरफोर्स होई, एसएससी, जीडी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इनको कुछ नहीं समझेंगे, इनको कुछ नहीं समझने वाले। बस थे तो मेहनत करता रहो मेरे साथ साथ। बीघावाद में और भाई है ना जोगिंदर, टेंशन क्यों ले रहे हो यार? बाबू है ना तार जाके टेंशन करी। देखो क्या है कि यूएस से संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है आपके सामने? मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और समवर्ती सूची। जल्दी से आंसर बता दो। सही बता दियो, बड़ी देर हो गया था ने। अरे कमेंट आके मैं नन्हे ये फालतू की बकवास करो मत, नहीं मत इलाज दूंगा कर थारो काल ऑफलाइन क्लास के मैं झालरो शर्म को नहीं आओ था। कोई सा नंबर चाहिए, कोई सा क्यों चाहिए, तो सामा मन खोले, मैं क्लास में उजना तो थारे दिल्ली हो जाए एकदम। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? तो कहां से लिए गए हैं याद रखना, यूएसए से। मूल कर्तव्य गुरुजी कठियों लिए रही, रूसों लिए रही। बात करा नीति निर्देशक तत्व कठियों लिए रही, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। बात करें समवर्ती सूची तो वो आपकी कहां से ली गई है गुरुजी? ऑस्ट्रेलिया से। बिल्कुल इजी यार हो ये कि यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया? तो याद रखना क्या लिया गया आपका? मौलिक अधिकार लिए गए हैं। कि कौन सा लिया? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों की बात करें तो वर्तमान के अंदर है ये 6। वर्तमान में कितने हैं? ये 6 हैं। लेकिन जब मूल संविधान था तो मूल के अंदर ये कितने थे? 7। एक कौन सा हटा दिया? संपत्ति का मूल अधिकार। संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया गया है। और कब हटाया गया? तो याद रखना 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, आपका कब हुआ था? 1978 के अंदर। उसमें इसको क्या कर दिया गया? संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई था उस टाइम पर। और वर्तमान में कितने हैं आपके? 6 हैं।
मूल कर्तव्य कहां से? रूस से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। और समवर्ती सूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, जो संविधान के भाग 7 के अंदर है समवर्ती सूची। चल आगे आ रहा है, फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वो बता दो गुरुजी। फुटबॉल किस देश का? चीन, यूएसए, बांग्लादेश, स्कॉटलैंड। आज तुम लोग प्रश्न लिख दियो, गलत लिख दियोगे। तो फुटबॉल बताओ थे, एक बार बताओ, बाद में मैं बताऊं। आंसर दो जल्दी से कि फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चीन, यूएसए, बांग्लादेश और स्कॉटलैंड। गुरुजी 4। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, मैं बता देता हूं। इसके अंदर चारों ऑप्शन में किसी का भी फुटबॉल नहीं है, किसी भी देश का फुटबॉल नहीं है। यहां पर शायद रग्बी फुटबॉल किया होगा, यहां पर रग्बी फुटबॉल कर लो आप। फुटबॉल तो वहां किसका है? ब्राजील का है। फुटबॉल याद रख लेना किसका है, फुटबॉल याद रख लेना ब्राजील का। कभी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने कर लिया, ब्राजील का है। तो रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वो किसका है गुरुजी? रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड का है। और याद रखना 15 खिलाड़ी होते हैं इसके अंदर। बांग्लादेश का कबड्डी, कबड्डी कबड्डी तो खेलेडी होगी। कबड्डी कमाइन कितना प्लेयर होंगे? 7 होंगे। आपने तो इच्छा अनुसार हो जाए। और कबड्डी कमाइन जकी बा कबड्डी 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 बोल रहे बात 30 सेकंड की हो, लेकिन हाँ अपना ग्रामीण क्षेत्र में खेलनी है ना कबड्डी। कबड्डी को 3-3 मिनट तक जाके पाड़ा कमाइन भेजा भी को सांस ही कौन सुना। कबड्डी कबड्डी लड़ी लड़ी बच 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 केवल अलग अलग केवल क्या प्रकार में बोलनी। अपला तो यही है, अपला सांस सूंस तो अपला 2 मिनट तक 3 मिनट तक 4 मिनट तक झटे तक अगला जाके पाड़ा में लाइन पर भेजे कि चलो अब तो कोई ना कोई आवेगो। लेकिन इंटरनेशनल मैचों में 30 सेकंड होता है। वो देखने के बाद पता चला कि 30 सेकंड तक ही अगला अगले पाले में रह सकता है। अफला तो जाके भेजा था। तो कबड्डी के अंदर 7। यूएसए का कौन सा है गुरुजी? बेसबॉल। कौन सा है गुरुजी? बेसबॉल, जिसके अंदर 9 खिलाड़ी होते हैं। चीन का कौन सा है गुरुजी? टेबल टेनिस। इसके अंदर 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। ये इंडोर खेल है। इसके अंदर क्या होता है कि एक बैच होती है इस प्रकार से, और बीच में एक अकेला रहेगी, थारी जाली लागेडी रहेगी। आड़े तारा 2 खिलाड़ी रंगा, एक अठीना जागो। ये हर खेले क्या होता है? एक बार छोटी सी बॉल आती है, आपने रबड़ की विकेट देता है, भिड़ा तो बड़ी दूर तक जाती वहां। बैंक की छोटी सी बॉल है, और को जो कहूं खेले जा वो आप लो चकड़ो को नहीं हो, चकड़ो रोटी बनाया कर चकड़ा के एक छोटी सी डांडी लगा दियो है, बैंक की डांडी सी हो भी खेले जा। चकड़ो छोड़ो तुवो को नहीं हो, तुवो हाँ तुवो सही हो आप लोग। तुवा चार को है और ब्यू लगे रही अठीनु अठीन अठीनु अठीन अठीनु अठीन यो थोड़ो सो यहाँ और जाए तुवा लगे रही अठीनु अठीन अठीनु अठीन यो थारो की है। टेबल टेनिस आपने और टेबल टेनिस कौन खेली? बहुत कम खेलते हैं ये, चाइना वगैरह यहाँ पर खेलते हैं। अपने वाले तो है वो गेम खेली जगह में रूंसी खास का और एक बड़ो बोल में और लपो की खा जाएंगे अपना गोली खाई में खा जाए इतनी बड़ी बोल में। तो कोई जो यहाँ दिखा वो जीत लाग रहे हो हारणी पकड़ की बोल ने गिटी जाके गिंडी की जाए अपला को नहीं खेलेंगे गेम। तो याद रखियो चीन को कौन सा है? टेबल टेनिस। और आगो गुरुजी आग लोकेशन शेख अल-आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कटे है। आगो ना वेरी गुड गैडा हो गए कुछ। शेख अल-आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आजा मेरी यार। शेख अल-आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर, कलकत्ता, अमृतसर और श्रीनगर। पोर्ट ब्लेयर, कोलकाता, अमृतसर और श्रीनगर। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, मैं झपट कर लूंगा। 3 अमृतसर। ये धरती पर सौ बेकार की कोई किस्मत है तो तारी है गुरुजी। चलो बर पानी का मैं डूब मरो भाई काव सुनेडी है पर कोई ना बताता रोते एक एक तो पिल ही वो कहेंगे आदमी 10 प्रयास करा ना तो ज्यादा ज्यादा वो 8 बार हार सकते थे। 1 रुपये ले लियो भी वो डिटेल करियो देखियो थे 2 बार तो जीतता ही जीतता, लेकिन गुरुजी तो 1 बार भी नहीं जीत रहे। आप देख लो थे
तो शेख आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कहां पर है? तो जिसने भी श्रीनगर बताया उसका ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर की बात करें तो वीडी सावरकर, वीडी सावरकर आपका अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो वीडी सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर। और इनको यहीं पर जेल है, सेल्यूलर जेल, जेल वहां पर इनको क्या हुई थी, काले पानी की, सुनिए गुरु जी, काले पानी की सजा कहां पर हुई थी? तो कहां पर हुई थी? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो आपकी याद रखना अंडमान, अंडमान एंड निकोबार की क्या है, कैपिटल, निकोबार की आपकी क्या है, राजधानी। कोलकाता के अंदर बात करें तो कोलकाता में कौन सा है गुरु जी, बताओ? नेताजी, बोलता जाओ, थान जी के सिखानो पड़ा वो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कहां पर है? कोलकाता। अमृतसर के अंदर अभी मैंने बताया था आपको, कौन सा है गुरु जी? रामदास, अभी तो बताया कि आयो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। खा लो थारी खन्नी पुड़िया खाओ, जो कि खा लो जो को थोड़ी घनी आवत, ये तो मांसपेशियां करो, एक दिन एक्टिव करो, कौन करो? लॉलीपॉप भी खागा, लॉलीपॉप तो ठीक ही है, लॉलीपॉप तो भी बने मेरे कन तो ना ना, चलो रह जाएगा याद। फिर अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अरे ना ना है तो सही। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक लाला हरदयाल, मदन मोहन मालवीय, अब्दुल गफार खान और दयानंद सरस्वती। ओ गुरुजी मन वेरो है थान पक्को आर्य समाज को भी गुनिया है। चार बिल्कुल सही, एक बार गुर्जिया को सही हो ताली बजाओ गुर्जिया ने, जूस पियाओ, जूस पियाओ गुर्जिया ने, कट सूगा बताता बताता। डांस करो गुरुजी, लुंगी डांस कि या मेरा सही हुआ लास्ट है। ते बताओ तारो कौन सा जिसने भी दयानंद सरस्वती बताया उनका सही हो जाएगा। कब? 1875 के अंदर। दयानंद सरस्वती समाज सुधारक थे और समाज के अंदर जो व्याप्त बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर करने के लिए, जो कुप्रथाएं थी उनको दूर करने के लिए ये क्या करते हैं, आर्य समाज की स्थापना करते हैं। इन्होंने कहा था कि जो समाज है उस समाज का जो सार है वो क्या है, वेद है, इसलिए वेदों की ओर लौटो और वेदों का क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। मात्र 22 वर्ष की आयु के अंदर ये क्या कर लेते हैं, सन्यासी बन जाते हैं और समाज में जो व्याप्त बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। इनका दोस्त हुआ करता था जोधपुर का जसवंत सिंह दीप्ते। जसवंत सिंह दीप्ते इनको काफी बार कहता है कि आप आओ यहाँ पर हमारे जोधपुर, तो काफी आग्रह करने के बाद ये जब जाते हैं जोधपुर तो इन्होंने देखा कि जब जसवंत सिंह को पता चला कि अपना दोस्त आ रहा है तो दोस्त के उपलक्ष्य में एक बड़ा प्रोग्राम रखता है और दोस्त प्रोग्राम के अंदर एक नन्ही जान को बुलाता जो वेश्या थी, डांसर थी उस टाइम की, खतरनाक, नोरा फतेह, सपना चौधरी भी फैलती उसके आगे, उसको बुलाता। और जब प्रोग्राम के अंदर दयानंद सरस्वती जसवंत सिंह दीप्ते को और नन्ही जान को देखता है तो सिर पकड़ लेगी, यार मेरा बेटी का बाप वो क्या कर रखे है, जनता का तू राजा है, प्रजा तेरे से कितना आस लगाए बैठी है और तू आ चक्रा का महेंद्र है, तेरी कहीं शर्म भागी। और बिन बदल ले जा साइड आगा मैन और बिन ज्ञान दे कि देख तेरे को जीवन मिला, मनुष्य जीवन, तो प्रजा की भलाई कर, आ कामा में कोई आना जानी को नहीं। और नन्ही जान को वहां पर ये काफी कुछ सुना देता है तो नन्ही जान इससे क्या होगी, नाराज, और उसने दृढ़ संकल्प ले लिया कि दयानंद सरस्वती तेरी बत्ती नहीं बुझाई तो मेरा नाम भी नन्ही जान को नहीं, तेरा शहर का बोलन सुधार दिया, मैं मेरा काम ही यही है कि तू मेरे को राजा से दूर करेगा, अब देख तुझे दिखाती हूँ नन्ही जान क्या चीज है। और बताते हैं दोस्तों नन्ही जान क्या करती है, इनका जो रसोईया था जगन्नाथ, उस जगन्नाथ को जैसे तैसे करके अपने काबू में लेती है और उसको बोलती है कि दयानंद सरस्वती का जो दूध है उस दूध के अंदर कांच पीस कर घोल दे। और बताते हैं कि दयानंद सरस्वती वो दूध पीता है ना जिसके अंदर कांच थे, उन्हीं से इनका स्वास्थ्य क्या हो जाता है, खराब हो जाता है और कुछ दिनों बाद इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है दोस्तों। दयानंद
सरस्वती ये थे। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा। समझा गुरु जी? कितनी ज्ञान की चीज बताऊं था ने, कौन बताओ इतनी ज्ञान की चीज, कोई कौन बताओ ना। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा? दयानंद सरस्वती। खान अब्दुल गफ्फार खान, दोस्तों याद रखना 1930 के अंदर खुदाई खिदमत गौर आंदोलन किसने चलाया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। मदन मोहन मालवीय 1915 के अंदर हिंदू बनारस विश्वविद्यालय की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? 1913 के अंदर लाला हरदयाल के द्वारा की जाती है। ये था दोस्तों आज का हमारी क्लास, कैसी लगी? और जानो पहले एक बार शेयर और लाइक ठोक जाओ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। ओके, गुड नाइट।